आज की संविधान चर्चा की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं हमारे समक्ष इस वेबिनार में उपस्थित उपासक उपासिकाओं एवं अन्य साथियों, आज जिस संविधान के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 पर हम लोग चर्चा आज करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में यह कथन किया था कि हम लोग जो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे, परंतु उस पर जो है हम लोग दिसंबर में मैं कोई डेट दूंगा, उस डेट पर हम लोग जो है स्पेशल चर्चा करेंगे जिसका संबंध सीधा सीधा आर्टिकल 17 से है। टुडे वी विल डिस्कस आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो माय डियर फ्रेंड, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। इस आर्टिकल पर चर्चा करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि आफ्टर ऑल जो है भारत देश के अंदर आर्टिकल 18 की आवश्यकता क्यों पड़ी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आर्टिकल 18, इस पर हम लोग चर्चा करते हुए आर्टिकल 18 पर आगे बढ़ते हैं। अब इस पर चर्चा करने से पूर्व मैं जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के संबंध में चर्चा करूंगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 हम लोग फिर से समझते हैं, फिर जो है थोड़ा सा 17 पे आएंगे, फिर 18 पे आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन टू इक्वलिटी बिफोर लॉ or equal protection of laws within territory of India. The state shall not deny any person to equality before law or equal protection of laws within territory of India. पूरे भारत देश के अंदर हमारे साथी जुड़े हुए हैं, तो भाषा की समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन किया जाए। तो इसको हिंदी में भी समझते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या है। राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से भारत के राज्य क्षेत्र में वंचित नहीं करेगा। यानी राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस आर्टिकल का जो उद्देश्य है
वह यह है कि राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत जितने भी संस्थाएं आती हैं वो किसी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से किसी को वंचित नहीं करेंगे। राज्य क्या है ये मैं बता चुका हूं, फिर से रिपीट करते हुए आगे बढ़ता हूं। राज्य से आशय है केंद्र की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और राज्यों की विधानसभाएं, प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, यहाँ तक कि जुडिशरी भी इसमें राज्य की परिभाषा में आती है जब वह जुडिशियल फंक्शन नहीं कर रही होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही होती है। तो इन लोगों को स्टेट की परिभाषा में लाने के बाद इनके ऊपर ये दायित्व निर्धारित किए गए आर्टिकल 14 के माध्यम से कि आप लोग जो है किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भारत का हो और चाहे वो भारत के बाहर का हो। कहने का मतलब है ऑल द पीपुल हु आर इंडिया हैव इक्वल स्टेटस। भारत के सभी व्यक्तियों का एक समान स्टेटस है। दे हैव राइट टू इक्वलिटी, उनके पास समता का अधिकार है, सभी समान है। जैसे कि आज समता के अधिकार की बात करें तो चाहे किसी कैपिटलिस्ट का बेटा हो, जैसे कि भारत देश के अंदर बहुत सारे कैपिटलिस्ट हैं। भारत के अंदर जो है जैसे कि मान लीजिए कि ऑनरेबल जो है मुकेश अंबानी एक कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, उनका बेटा हो, या कोई जो है सड़क पर ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, फिर भी उसका और ऑनरेबल मुकेश अंबानी के बेटे का विधिक अधिकार समान है और दोनों को कानून समान रूप से संरक्षण देता है। जैसे कि एक वोट डालने का अधिकार ऑनरेबल मुकेश अंबानी के बेटे को है, तो एक वोट डालने का अधिकार हमारे घरों में काम करने वाली जो नौकरानी है उस नौकरानी के बेटे को भी एक ही वोट डालने का अधिकार है। दो वोट डालने का अधिकार पूंजीपति को नहीं है। यानी कि कानून की नजर में दोनों का समान स्टेटस है, समान स्तर है। यानी राजा का बेटा हो चाहे नौकरानी का बेटा हो, कानून की नजर में समान है। आर्टिकल 14 समता का अधिकार है, सभी समान है। समता का अधिकार आर्टिकल 14 के द्वारा ला करके सभी व्यक्तियों को, भारत के सभी व्यक्तियों को कानून के द्वारा समान कर दिया गया और उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से जो है जो संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए वह समान रूप से उपभोग उसका करें। सामाजिक समानता को हासिल करना, आर्थिक समानता को हासिल करना, ये भी आर्टिकल 14 में आता है। तो भारत के संविधान का जो लक्ष्य है कि भारत के नागरिकों को समान रूप से सभी अधिकार प्राप्त हो, सब समान हो। धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान,
लिंग इत्यादि के आधार पे भारत के अंदर नागरिकों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, ऐसा उद्देश्य है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का। फिर 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 जो राइट टू इक्वालिटी है वही है। और अब आते हैं हम आर्टिकल 17 पे। तो आर्टिकल 17 के अंदर जो है राइट टू इक्वालिटी को जो है प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। और जिस तरीके से अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के अंदर दास प्रथा को समाप्त कर दिया, उसी तरीके से भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया और इसका प्रयोग करना जो है दंडनीय अपराध बना दिया गया संविधान के द्वारा। Dr. Ambedkar was the chief architect of Indian Constitution, so I am telling that he was responsible for this activities. तो जो अनटचेबिलिटी थी वो भी विषमता को पैदा करती थी। जैसे कि एक व्यक्ति तो छूने के काबिल है और एक व्यक्ति जिसे छुआ ही नहीं जा सकता। अब ये जो अनटचेबिलिटी थी वह जाति के आधार पे थी, वर्ण के आधार पे थी, छुआछूत। तो ये जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे जो माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, म्यूट हो गया जी। जी आ रही आवाज? जी आ रही है। हाँ, तो ये जो आर्टिकल 17 है वो आर्टिकल 14 के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। आर्टिकल 14 में कहा गया है सभी समान है, सभी को समान अधिकार है। भारत के अंदर की स्थिति क्या रही लोगों की कि जो है जाति के आधार पे और वर्ण के आधार पर विभेद किया जाता रहा। कुछ जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त और कुछ जातियों को अधिकार ही नहीं प्राप्त थे। तो इट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, जिसकी वजह से जिन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया और जिनका जो है विशेषाधिकार जिन्हें प्राप्त नहीं था, जिनके पास अधिकार नहीं थे, कर्तव्य थे, जिनको छुआ नहीं जाता था, जिसकी वजह से जो है उनका जीवन स्तर बहुत निम्न हो गया, पशु के समान। इसलिए आर्टिकल 17 को भारतीय संविधान के अंदर लाने के बाद जो है ये जो है अनटचेबिलिटी इसको समाप्त कर दिया। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 18। ये छुआछूत को जैसे समाप्त किया गया वैसे ही उपाधियों का अंत कर दिया गया। क्यों? उपाधियों का भी अंत कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? तो ये मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उपाधियों का अंत क्यों किया गया? भाई अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के माध्यम से समाप्त की गई, तो उपाधियों का अंत क्यों किया गया? उपाधियों का अंत इसलिए किया गया कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व जब हमारा भारत देश आजाद नहीं था, 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कुछ ब्रिटिश व्यापारी भारत में आए और उन्होंने भारत पे अपनी हुकूमत कायम की और हुकूमत कायम करने के बाद उन्होंने
भारत के अंदर जो है शासन और प्रशासन को करने के लिए कुछ उपाधियों का सृजन किया। जिन उपाधियों का उन्होंने सृजन किया, उन उपाधियों का डिस्ट्रीब्यूशन वो करते थे। वह उपाधियां कौन कौन सी थी? एक उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि थी राय बहादुर। जो ब्रिटिश थे, उन्होंने भारत के अंदर 2 वर्गों की स्थापना करी। एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास तैयार किया। जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, दैट वाज नोन एज राय बहादुर, और वो राय बहादुर के नाम से जो है जाने लगी। यानी कि जो ब्रिटिश थे, उन्होंने भारत में 2 वर्गों की स्थापना की। एक वर्ग को राय बहादुर खिताब से नवाजा जाता था, उपाधि से, और दूसरी उपाधि जो उन्होंने बनाई थी वह थी खान बहादुर। ये जो राय बहादुर उपाधि थी और खान बहादुर उपाधि थी, वह कुछ विशेष प्रकार की कम्युनिटी को ही दी जाती थी। वह उपाधि कुछ विशेष प्रकार की कम्युनिटी को ही दी जाती थी। और वह उपाधि क्यों दी जाती थी? ऐसे कौन से कार्य वो लोग करते थे जिसकी वजह से उन्हें उपाधि दी जाती थी? तो ये जो राय बहादुर और जो है खान बहादुर उपाधि थी, उसके संबंध में जो मैंने स्टडी करी है, उससे ये पता चलता है कि वर्गों के बीच में जब नफरत पैदा की जाती थी, तो नफरत पैदा करने वालों को राय बहादुर या खान बहादुर उपाधि से नवाजा जाता। इसकी वजह से इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 14 के अंदर, उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा। क्योंकि राय बहादुर और खान बहादुर जो उपाधि है, वह एक कम्युनिटी विशेष के लोगों को दी जाती थी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को मिलती थी। तो अगर जो है कोई मान लीजिए कि कोई अनुसूचित जाति और जनजाति में जन्मा है, तो उसको तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो उपाधि जो है आपके लिए थी नहीं, या दूसरी कम्युनिटीज के लिए नहीं थी। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी कमी थी कि ये उपाधि जो है ब्रिटिश उन लोगों को देते थे जो एक दूसरे के वर्गों में नफरत को पैदा करते थे, नफरत पैदा करने वाला काम करते थे, जिसकी वजह से समाज में जो भाईचारा है, बंधुता है, उसको खतरा होता था। जब भारत आजाद हो गया ब्रिटिश रूल से, हम लोग लीगल वे में 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र हो गए। तो जो संविधान निर्माता थे हमारे, जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके जो है और अन्य सहयोगियों के जो माध्यम से भारत के पार्लियामेंट के अंदर जो है संविधान सभा में कई प्रकार के डिबेट करने के बाद जो है इस आर्टिकल को रखा गया कि सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया जाए, बिकॉज दीज आर नॉट suitable for the country of India. These are not suitable for the people of India. These are not suitable for the rule of law.
विधि के शासन के लिए, भारत में समता, बंधुता, भाईचारा के लिए ये उपाधियां बड़ी खतरनाक। इसलिए आर्टिकल 17 के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया। अब मैं आर्टिकल 17 पे आता हूँ, आर्टिकल 18 पे आता हूँ। 17 मैंने आपको बता ही दिया। ये है क्या, ये है क्या? तो जो है ये आर्टिकल 18 पे हम लोग सीधा चलते हैं। जैसा कि मैं अपनी स्लाइड आरंभ से स्टार्ट करता हूँ, तो वो ज्यादा उचित होगा। तो माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी लोगों का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लाइफ चेंजिंग वेबिनार। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम आरसी धीमान है और ये एक छोटी सी डिक्लेरेशन है। फंडामेंटल राइट्स पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसकी कुछ इमेजेस हैं। अब सीधा आते हैं हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 मूल अधिकार पे, कि उपाधियों का अंत किया जाता है। राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी कि राज्य सिर्फ सेना की उपाधि प्रदान करेगा और स्टडी यानी विद्या से संबंधित उपाधि प्रदान करेगा। इसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं प्रदान करेगा। दूसरा पॉइंट है इसमें, सब क्लास 2, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। आर्टिकल 18(3) में है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। सिंपल सी बातें हैं इसमें। और 18(4) है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि, पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक बात यह उत्पन्न होती है कि ये जो उपाधि है, जिसको हम लोग इंग्लिश में टाइटल बोलते हैं, टाइटल, और दूसरा है अवार्ड। अवार्ड जो कि मिलता है, अवार्ड देने की अनुमति भारत का संविधान दे रहा है और टाइटल देने के लिए जो है मना कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द अवार्ड एंड टाइटल में अंतर क्या है। तो अवार्ड और टाइटल में अंतर को समझने से पहले आप ये समझिए कि भारत देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड कौन सा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड इन इंडिया।
ये बात मैं इसलिए आपको बता करके डिफरेंस बताऊंगा क्योंकि जो है राय बहादुर और खान बहादुर टाइटल को तो आपने समझ ही लिया है, तो ये बहुत जरूरी है कि जो है आप अवार्ड को भी समझ ले। भारत के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है उसको आप सब लोग जानते हैं। वह अवार्ड भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्राप्त हुआ। वो है भारत रत्न। इट इज ए फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर इन इंडिया। भारत रत्न जो है सबसे सर्वोच्च अवार्ड है। दूसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, सेकेंड डिग्री ऑफ ऑनर है। और तीसरा है पद्म भूषण थर्ड डिग्री ऑफ ऑनर, फिर पद्म भूषण श्री फोर्थ डिग्री ऑफ ऑनर। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। भारत रत्न फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर, पद्म विभूषण सेकेंड डिग्री ऑफ ऑनर, पद्म भूषण थर्ड डिग्री ऑफ ऑनर, पद्मश्री फोर्थ डिग्री ऑफ ऑनर। ये सब अवार्ड है। ये अवार्ड है और राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां थी। राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां भारत के स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिशर्स द्वारा दी जाती थी। ये जो उपाधियां थी वह भारत में एक वर्ग विशेष के लोगों को दी जाती थी। पहली क्वालिटी इसमें ये थी। दूसरी बात यह जो है भाईचारा के खिलाफ थी। जो उद्देश्य था इक्वालिटी का उसके खिलाफ थी, बंधुता के खिलाफ थी, जिसकी वजह से जो है ये जो एनिमिटी होती थी, जो हेट पैदा होती थी, जो ज्यादा ऐसा कर लेता था उसको प्रदान की जाती थी। जबकि जो अवार्ड है, अवार्ड प्रदान किया जाता है ऐसे सामाजिक उच्च कोटि के कार्य के लिए जिससे जो है सामाजिक समता यानी इक्वलिटी या सेवा भाव इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो ऐसा कार्य करते हैं जिनके द्वारा इक्वलिटी होती है, सर्विस होती है, उन लोगों को ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। We can say award are given to the people to their service of the highest order. अवार्ड उच्च कोटि की सेवा के अनुक्रम में प्रदान किए जाते हैं। It given basis of the work done by person without any discrimination basis of caste, religion, sex, races। यानी कि ये जो अवार्ड है उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं
जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव किए उच्च कोटि की सेवा को करते हैं, उन्हें यह अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। और इसमें जो है आपके समक्ष एक बेहतर एग्जाम्पल है कि जो है भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा अन्य लोगों को पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड प्रदान किए गए। ये जो राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां थी, वह जो है डिस्क्रिमिनेशन करती थी, basis of the caste, basis of the religion, basis of the sex, basis of the races, यानी उसमें इनइक्वालिटी थी, असमानता थी। उस असमानता के कारण जो है, जो आर्टिकल 14 है जहां से मैंने स्टार्ट किया था, वो उसका वायलेशन होता था, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। जो समता का सिद्धांत है उसका उल्लंघन होता था। इस राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि के कारण यह राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि जो है सोशल इक्वालिटी के खिलाफ थी, क्योंकि सामाजिक समता इससे नहीं पैदा होती थी, समाज में विषमता पैदा होती। जो समाज के अंदर दबे कुचले वर्ग थे, उनमें इनसिक्योरिटीज की भावना पैदा होती थी, असुरक्षा की भावना पैदा होती। इसकी वजह से जो है एक मजबूत जो है रिलेशनशिप जो है लोगों के बीच में नहीं बन रही थी। तो ये सब कारणों से जो है ये उपाधियों का अंत किया गया। और अवार्ड जो है जारी है शिक्षा के क्षेत्र में, उत्कृष्ट सेवाओं के क्षेत्र में, सोशल सर्विसेज के मामले में, फॉरेन के अंदर वो जो आपके जो आर्मीज है, जो सेना है, उसके अंदर जो है दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इसके अलावा जो है अन्य क्षेत्रों में प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया सभी उपाधियों को। इस पर जो है केस है, एक केस है बालाजी राघव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1 SCC 361। उस केस के अंदर फैक्ट ये था कि अवार्ड दिया गया, अवार्ड में मिस यूज करने का आरोप लगाया गया। It was noticed that the awards were misused by the awardees by using the awards of titles qualifying their names. In light of the events of misuse of nation awards, the constitutionally of the award was challenged as violation of Article 18 of Indian Constitution. यानी कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के आधार पर जो अवार्ड दिए गए थे, उस अवार्ड्स को मिसयूज करने के आरोप में उसे चैलेंज किया गया था। परंतु जो है इन इशू raised was whether the award like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri are titled within the meaning of Article 18 of the Constitution of India or not.
अब यहाँ पर यह भी एक सवाल पैदा हो गया कि जो भारत रत्न है, जो पद्म विभूषण है, जो पद्म भूषण है, जो पद्मश्री अवार्ड है, क्या वे भी टाइटल हैं या नहीं है? क्योंकि क्या वो उपाधि है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 टाइटल को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर ये क्लेम किया गया कि क्या ये भी टाइटल है, इन्हें भी समाप्त कर दिया जाए। क्या ये जो है, जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, क्या ये अवार्ड जो है अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 18 है? तो डिसीजन में ये बताया गया, क्योंकि केस ज्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं, सिंपल सा डिसीजन इसमें ये रहा कि these awards are not against the article 14। ये अवार्ड जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध नहीं है और ये अवार्ड दिए जा सकते। तो इस केस के अंदर जो है इन अवार्डों को वैध पाया गया, ये केस है। तो निश्चित रूप से जो है इस आर्टिकल 18 के माध्यम से समाप्त किया गया उपाधियों को, और उपाधियों को लेने का जो अगर जो है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इस तरीके से ये आर्टिकल जो है उपाधियों का अंत करता है। उपाधियां इन इक्वालिटी को क्रिएट करती थी, आर्टिकल 14 के खिलाफ थी, इसकी वजह से इनको एबोलिस्ट कर दिया गया। और अब वर्तमान समय के अंदर जो है उपाधियां जो है नहीं दी जा सकती हैं, अवार्ड को दिया जा सकता है। और नेक्स्ट जो है भारत देश के अंदर जो पीपुल ऑफ इंडिया है उनको इक्वल राइट्स है। अगर जो है वो ऐसी जो है सर्विस करते हैं जो हाईएस्ट क्वालिटी की होती है और वो जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर, मूल वंश के आधार पर भेदभाव किए बगैर करते हैं, तो वह इन अवार्ड को कोई भी व्यक्ति जो है वो प्राप्त कर सकता है। सभी को इसमें समान अवसर प्राप्त, इक्वालिटी। इस तरीके से जो अवार्ड है उसमें जो एक क्वालिटी की आवश्यकता होती है, उस क्वालिटी के आधार पर भारत के किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव किए प्राप्त करने का हक है, मिल जाता है। तो राय बहादुर और खान बहादुर को एक विशेष प्रकार की कम्युनिटी को ही प्रदान किया जाता है। तो यहाँ से जो है मैं अपने लेक्चर को जो है समाप्त करता हूँ और जो है आप लोगों से मैं यह विनम्र निवेदन करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका आर्टिकल 19 पर होगा। आर्टिकल 19 जो है राइट टू स्पीक है, वो स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19 में हमें नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। स्वतंत्रताएं यानी कि एक व्यक्ति के संबंध में ऐसे समझ लीजिए कि उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसको जो है बढ़िया से बढ़िया खिलाया जाए, पिलाया जाए और उसको जो है बोलने की आजादी ना हो।
उसको बोलने ना दिया जाए, बढ़िया खिलाया जाए, जो खाना चाहे खिलाया जाए, लेकिन वार्तालाप करने की परमिशन उसे ना हो, उसको कहीं पे आने जाने की परमिशन ना हो, बढ़िया कपड़े पहनने को दिए जाए, लेकिन उस कमरे से उसे बाहर जाने की आजादी ना हो, उसे राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू मूवमेंट, उसे व्यापार करने की आजादी ना हो। सबसे खास बात यह है कि जो राइट टू मूवमेंट और राइट टू स्पीक है, बोलने की आजादी और चलने की आजादी, अगर किसी व्यक्ति को इन स्वतंत्रताओं से वंचित कर दिया जाए तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, जैसे आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों के जुबान पे ताला लग गया है, वो बोलने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं, सच बोलने से डरते हैं। तो क्या अगर किसी व्यक्ति को बोलने से रोक दिया जाए तो उसका जीवन जो है अच्छे से चल पाएगा? क्या किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए तो क्या उसका जीवन अच्छे से चल पाएगा? चाहे जितना बेहतर खाना दिया जाए, लेकिन वह खुश नहीं रहेगा, दुखी रहेगा, उसका जीवन अच्छे से नहीं गुजरेगा। इसके अलावा बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं जिनके अभाव में व्यक्ति का जीवन जो है जीना संभव नहीं है। उन स्वतंत्रताओं के संबंध में हम लोग आर्टिकल 19 के माध्यम से नेक्स्ट मंडे को डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 19 के माध्यम से ही जो है प्रिंट मीडिया अपनी बात छापता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी बात बोलता है। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो जितने अधिकार मुझे बोलने के हैं, राइट टू स्पीक, उतने ही अधिकार जो है प्रिंट मीडिया को भी है, उतने ही अधिकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी है। जितने निर्बंधन हमारी स्पीच पे है, उतने ही निर्बंधन उनकी स्पीच पे है। कोई स्पेशल जो है उनको राइट्स नहीं। एक आम आदमी को जितना अधिकार है बोलने का, उतना ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी है। तो राइट टू स्पीक भी उसी में आएगा। तो इन सारी चीजों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात जो है समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय। ठीक है, ओके। बहुत बहुत आभार माननीय धीमान साहब, आपने भारत देश के समस्त प्रबुद्ध साथियों को संविधान के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई से सीख लेने वाली, कभी भूलने न वाली भाषा में सभी साथियों को संविधान का पाठ कराया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में उपस्थित सभी साथी आपके तहे दिल से आभारी हैं। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि आज का अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। भारती जी से मेरा अनुरोध है, अगर आप जुड़े हैं तो अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब अगर जुड़े हैं तो आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। शायद साहब जुड़े नहीं है, तो मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे वरिष्ठ साथी जो उत्तराखंड से हैं, चंद्रहास गौतम साहब, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप माननीय धीमान साहब का और सभी साथियों का आभार व्यक्त करें और फिर कार्यक्रम को हम समापन करेंगे। माननीय चंद्रहास गौतम साहब। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार आरसी धीमान साहब जी का, जो लगातार और बिना रुके भारतीय संविधान की व्याख्या बड़े
अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से व्याख्यान कर रहे हैं, उसके लिए हम पूरा इनके आभारी हैं। ये और इससे लोगों में बहुत ज्यादा संविधान के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है। इस जानकारी के लिए हम सब लोग और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सहित ही देश के अन्य लोग सब आभारी हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के विषय में लोगों को जानकारियां नहीं थी और धीमान साहब बड़े ही अच्छी मधुर भाषा के माध्यम से और बड़े उदाहरण दे देकर जो लोगों को भारतीय संविधान के विषय में बताते हैं, उससे एकदम दिमाग में लोगों के पहुंच जाता है और यही बहुत अच्छा है। इनका धीमान साहब का हम सब लोग आभार व्यक्त करते हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस यही निवेदन करूंगा मास्टर बादल जी से कि अब जो है इस कार्यक्रम का समापन करें सभ्य सत्ता के साथ। और जय भीम सभी साथियों को, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार माननीय गौतम साहब। सभी साथी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और 1 घंटे के बाद अच्छे उद्बोधन की वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इस रिकॉर्डिंग को YouTube पर देखें और जो साथी नहीं जुड़ पाए उन तक भी पहुंचाएं। इससे उनकी उत्सुकता अगले वेबिनार में जुड़ने की बढ़ेगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, 1 घंटे बाद आपके पास ये रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। माननीय सर, आप कुछ कहना चाहते हैं प्रतिपाल साहब? हाँ जी जी, मेरा एक क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने आरसी धीमान जी को क्वेश्चन भेजा था कि अगर जी कोई पर्सन जो पहले एससी है या एसटी है या ओबीसी है, वो अगर बुद्धिज्म अडॉप्ट करता है तो क्या उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा? ये एक मैंने क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड किया था। तो अगर आरसी धीमान जी हैं तो कृपया इसको थोड़ा सा, ये मेरा क्वेश्चन है, ये जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका है एक क्वेश्चन है, ताकि उनको क्लैरिफाई किया जा सके कि रिजर्वेशन के फायदे उनको मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे और किस तरीके से उनको अगर अपना सर्टिफिकेट बनाना होगा तो किस तरीके से वो बनाएंगे। जी, आपका क्वेश्चन फॉरवर्ड किया जाता है माननीय धीमान साहब पे। 2 मिनट में अभी है समय। माननीय धीमान साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें और 2 मिनट में इसको क्लियर कर दें। माननीय धीमान साहब। नमस्कार। आपका जो प्रश्न है उसका जो भाव मैं समझ पाया हूँ, उस प्रश्न को जो मैं समझ पाया हूँ, वो प्रश्न इस तरह से है कि क्या कोई व्यक्ति यदि धर्म को ग्रहण करता है तो क्या उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा? जी। आपका प्रश्न इस प्रकार से मुझे समझ में आया है कि यदि कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म को ग्रहण करता है तो क्या उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आरक्षण जो है 2 प्रकार से इस समय हो गया है। पहला आरक्षण है जाति के आधार पे। जी। जाति के आधार पे जो आरक्षण प्राप्त होता रहा है उसका कारण ये रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े रहे हैं उनको जो है आरक्षण के लिए जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है टाइटल माना गया था। उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया और फिर जो है जब पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी जो है आगे जाके उनको उसमें शामिल किया गया। और अब जो स्थिति है कि जब ये आपका आर्थिक आधार भी जो है आरक्षण का एक आधार बन गया। बिल्कुल ठीक है जी। पहले सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण मिलता था, परंतु जो वर्तमान समय में केंद्र सरकार है उस सरकार के द्वारा जो है आर्थिक आधार को भी आरक्षण का एक ग्राउंड मान लिया। बिल्कुल ठीक। तो अब आर्थिक आधार पर बौद्ध भी पिछड़ा हो सकता है, मुस्लिम भी पिछड़ा हो सकता है, सिख भी पिछड़ा हो सकता है, कोई भी पिछड़ा हो सकता है। जी।
तो जब अगर आप बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो आपको ये 10% जो जनरल का आरक्षण है वो मिल जाएगा। ये जो 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण है उसका टाइटल आप मिल गया, क्योंकि आप आर्थिक आधार पे अगर पिछले हैं आर्थिक, आप अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा करके ले सकते हैं। दूसरी बात कि यदि जो है आप आर्थिक आधार पर बौद्ध धर्म के हिसाब से आरक्षण नहीं लेना चाहते हैं सामान्य वर्ग में जा करके, तो दूसरा आरक्षण का आधार है जाति के। जाति के आधार पर आपको मिलेगा अगर आप बौद्धिस्ट हो जाते हैं, अगर आप बौद्धिस्ट हो जाते हैं और सर्टिफिकेट में धर्म को बौद्ध लिखते हैं और उसमें अपनी जाति इंडिकेट करते हैं कि मैं चमार हूँ। जी जी बिल्कुल। बौद्ध लेकिन मैं चमार हूँ, मैं बौद्ध हूँ लेकिन मैं कोरी हूँ, तो जाति के आधार पे आपको आरक्षण मिल जाएगा। ये है, ये उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, उनको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा अपनी जाति को, क्योंकि जो ग्राउंड है वो जाति के आधार पे है ना, जी। और अर्थ के आधार पे है, तो आपके 2 ग्राउंड तो लाने पड़ेंगे। नहीं वो बिल्कुल ठीक है। जैसे कंफ्यूजन सिर्फ यही था कि जैसे अगर बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं क्या हमारा वो राइट खत्म तो नहीं हो जाएगा, ये था बेसिकली। जैसे आपने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है कि नहीं, जो आरक्षण का एक नया जो है कॉन्सेप्ट आ गया है आर्थिक आधार पे। अब अगर आपका जो है जाति के आधार पे आरक्षण खत्म होगा तो आप अर्थ के आधार पे लीजिए, और जो है आरक्षण मिलता है स्टेट की सर्विस में, है ना, जी प्राइवेट में मिलता नहीं है। तो वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी में तो जो है सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मोनोपोली होने जा रही है। जी जी जी। जब मोनोपोली हो जाएगी तो फिर आरक्षण कहाँ वहाँ बचेगा। बिल्कुल ठीक है, वो तो हो गया क्लियर। तो क्लियर है कि जो इस वक्त पॉलिसी जो चल रही है वो तो यही है कि प्राइवेटाइजेशन करें और इनका आरक्षण खत्म कर दें। मोनोपोली की बात कर रहा हूँ, मोनोपोली के अंतर्गत जो है सब कुछ एक ही व्यक्ति की जेब में होता है। जी जी सबको समान अवसर नहीं मिलते हैं, जी जी बिल्कुल, है ना। तो वो फिर जो है मोनोपोली में तो जो है स्टेट के पास जब चीजें होंगी तब स्टेट आरक्षण देगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये तो आपकी चॉइस का मामला है कि बुद्धिज्म को आप आरक्षण के आधार पर लेते हैं या उसके अंदर खूबियों के आधार पर लेते हैं, जैसे समता, बंधुता, स्वतंत्रता, अहिंसा, इन आधार पर आते हैं, धर्म के आधार पे आते हैं। तो आप जब आपको समान अवसर मिल रहा है तो आप समान अवसर पे आइए, आरक्षण की आवश्यकता क्या है। ठीक, बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने इस प्रश्न का क्लियरिफिकेशन किया। और अगले जो भी वेबिनार होगी उसमें इससे संबंधित उन साथियों से हम इस प्रश्न का और भी क्लियर करवाएंगे जो साथी इस प्रक्रिया से गुजरकर सामान्य बौद्ध, अल्पसंख्यक बौद्ध या नव बौद्ध बन चुके हैं। जब कभी समय मिलेगा तो इस पर और क्लियरिफिकेशन उनको सामने बैठा कर करवाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। अब हम सभी साथी धम्म पालन गाथा के बाद कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। तो सभी साथी एक साथ धम्म पालन गाथा दोहराएंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु सब्बे सत्ता सुखी होन्तु।
सभे हन्तु चखेमिनो सभे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुपमागमा साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज के वेबिनार का विधिवत समापन किया जाता है। उपस्थित सभी साथियों का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रा साहब कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं साहब, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जी जी, आज की वेबिनार समाप्त होती है। सभी साथियों को सादर जय भीम। साधु 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 साधु।